हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 8 बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर द रशियन रेवोल्यूशन एंड ग्रेट डिप्रेशन इसके बारे में देखेंगे। तो दो वर्ल्ड वॉर का जो समय था फर्स्ट और सेकंड के बीच में, उस समय रशिया में क्या हालात थे उसके बारे में हमको जानना है। तो यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उसमें फरवरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको जानना है और साथ ही साथ ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हमको जानना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, जब चल रहा था, तो रशिया में कैसे सिचुएशंस थे। तो रशिया में पहले तो लोगों को लगा कि वॉर अच्छी चीज़ है, पेट्रोटिक वेव्स वहाँ पे था कि नहीं, हमको अपने देश के लिए मर मिटना है। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग गया कि नहीं, वॉर से जो है सिर्फ और सिर्फ हानि होती है और कुछ नहीं। तो आगे बढ़ते बढ़ते हमने सार के बारे में देखा। तो सार क्या होता है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते थे उनकी क्या सिचुएशंस थी, फिर वर्कर्स जो है कैसे धीरे धीरे करके अपने ग्रुप्स बनाने लग गए, उनके बारे में हमने देखा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब हमको देखना है द वॉर एंड रेवोल्यूशन ऑफ 1917, इसके बारे में हमको स्टार्ट करना है। तो डूमा के बारे में हमने देख लिया था कि डूमा जो है क्या क्या था, एक फॉर्मेशन था, एक ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था। तो उसके बारे में हमने जान लिया था। डूमा, सार और भी क्या क्या चीज़ें हुई थी उसके बारे में हमको जानना है। तो हमने इससे वाले पहले वाले सेक्शंस में देखा था कि क्या हो रहा था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए जो है, जो वहाँ के जो लीडर हैं वो क्या कर रहे थे, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ नए रिफॉर्म्स लेके आते थे, लेकिन स्थिति जो है वो कभी भी वर्कर्स जो है, प्रोटेस्टर्स जो है, उनके पक्ष में नहीं आ रही थी। सिर्फ और सिर्फ जो है क्या करा जा रहा था, उन्हें रोका जा रहा था। तो द साइकिल ऑफ रिप्रेशन एंड रिफॉर्म ब्रॉट अ लिमिटेड पीस टू रशिया फॉर अ फ्यू ईयर्स, बट आफ्टर 1911 वर्कर्स स्ट्राइक एंड पीसेंट रिवॉल्ट अगेन बिगैन टू पिक अप स्ट्रीम। तो ये जो साइकिल था, इससे पहले हमने सेक्शन में देखा कि लोग क्या है, रिवॉल्ट करते जा रहे थे, फिर कुछ रिफॉर्म आई, फिर उनको दबा रिप्रेस करना, मतलब कुछ ना कुछ तरीके से उनको, उनकी आवाज़ को दबा देना, ठीक है, कुछ जो भी आंदोलन है उसको रोक देना, जो भी रिवॉल्ट हो रहा है उसको रोक देना। तो ये जो रिप्रेशन है और ये जो रिफॉर्म्स है उसका साइकिल चला जा रहा था, लेकिन रशिया में जो पीस होना है वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन 1912 के बाद वर्कर्स जो हैं उन्होंने क्या किया, जो रिवॉल्ट है उसको फिर से चालू किया, फिर से एक तेज गति से उन्होंने चालू किया। हाउएवर व्हेन रशिया was drawn into First World War in 1940, a wave of patriotism flooded the country, with the people rallying behind the Tsar. But the support for the war effort began fizzling within 2 years as horrors of war and continuous defeats the Russian army faced on the battlefield became एविडेंट। तो यहाँ पे देखिए, जब रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खींचा गया, मतलब उसने ज्वाइन किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 में, तो क्या हुआ, देश में पेट्रोटिज्म क्या होता है, अपने देश के प्रति बहुत ही गर्व वो करना, अपने देश के प्रति मर मिटने वाली जो भावना होती है ना, उसे पेट्रोटिज्म कहा जाता है। तो ये पेट्रोटिज्म की भावना पूरी कंट्री में थी। तो लोग जो है वो बिल्कुल सार के पीछे पीछे रैली कर रहे थे और वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे कि हमको वॉर करना है, ठीक है, लड़ाई हमको लड़नी है। सारे जो यंगस्टर्स हैं वो एकदम मतलब मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गए थे। तो पूरा मतलब एकदम माहौल था उस समय कि नहीं, हमको अपने देश के लिए मर मिटना है। लेकिन जो ये जो इफ़ेक्ट्स थे, ठीक है, ये जो पेट्रोटिज्म की भावना थी, ये जो चल रहा था, ये 2 साल में ही क्या हो गया, पूरा ध्वस्त हो गया, फिजलिंग आउट, मतलब पूरा ख़त्म हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वॉर होने से, युद्ध होने से उनको कितनी हानि पहुंच रही है और कंटिन्यूसली जो रशियन आर्मी जो है वॉर हार रही है, उसके कारण जो है बैटलफील्ड में क्या सिचुएशन आ रही है वो सबके पास एविडेंट हो गया। एविडेंट मतलब आंखों के सामने आ गया कि कितने लोग जो है वहाँ मारे जा रहे हैं, कितने घायल हो रहे हैं, फूड की कमी हो रही है, ये सारी चीज़। तो disillusioned and exhausted, the soldiers, worker, peasant began demanding peace, food and land. तो इस तरीके डिसल्यूशंस मतलब जो ये गलत ये सोच लेके जो वॉर हो रहा था, ठीक है, यहाँ के जो वर्कर्स, पीसेंट्स, जो सोल्जर्स हैं वो थक चुके थे और वो जो
गुमराह हो चुके थे, डिस्ट्रेस मतलब गुमराह हो चुके थे कि नहीं हमको पेट्रोटिज्म में अपने देश के लिए मर मिटना है, ये उनके आंखों के सामने आ गया। और फिर उन्होंने क्या डिमांड करना चालू किया कि उनको शांति चाहिए, वॉर नहीं लड़ना है, उनको खाना चाहिए और ज़मीन चाहिए जिसमें वो खेती कर सके या अपना कुछ काम कर सके। On Women's Day on February 23, 1970, the women took a position in Petrograd, the new name of Pittsburgh, demanding food and peace. There is a difference of 13 days between Russian calendar and the modern calendar, so the event occurred on March 8 according to the modern calendar. तो वुमेन्स डे का जो समय था 8 मार्च, अगर हम आज के कैलेंडर में देखें, जो आज के कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, तो 8 मार्च का वो दिन था। लेकिन रशिया का जो कैलेंडर है उस समय जो है वो रशियन कैलेंडर वो दूसरा कैलेंडर यूज़ कर रहे थे, जुलियन कैलेंडर यूज़ कर रहे थे, तो वो 13 डेज का डिफरेंस आता था। तो 18 में अगर हम 18 में 13 डेज बैक जाएं तो 23 फरवरी 1917 को वुमेन्स ने क्या किया, पोसेशन मतलब इस तरीके की जो रैली निकाली जाती है उसे पोसेशन कहा जाता है। तो पेट्रोग्राड का न्यू नेम क्या है, पिट्सबर्ग। ठीक है, आज की डेट में पेट्रोग्राड को क्या कहा जाता है, पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो उन्होंने रैली निकाली वुमेन्स डे के दिन कि उनको शांति चाहिए और खाना चाहिए। सून, तो ये 8 मार्च जो है, soon after workers and soldiers began taking out rallies across the city in support of these demands. Police and army were restrained from intervening. तो यहाँ पे देखते ही देखते वुमेन्स के साथ जो वर्कर्स और सोल्जर्स है वो भी साथ में उनके मिल गए और उन्होंने रैलीज निकालना चालू किया पूरी सिटी में, ताकि वो इन चीज़ों की डिमांड करे कि उनको क्या क्या चाहिए, पीस, फूड और लैंड चाहिए। तो इस ये जो सिचुएशन है उसमें जो पुलिस, आर्मी वाले तो इसमें ही साथ थे, ठीक है, वर्कर्स और सोल्जर्स यहाँ पे थे। तो आर्मी जो है, पुलिस ने, उन्होंने बिल्कुल मतलब साफ मना कर दिया, रिस्ट्रेन मतलब अपने आप को दूर रखा इसमें हस्तक्षेप करने के लिए, इंटरवेनिंग मतलब वहाँ पे घुसने या हस्तक्षेप करने के लिए। तो वर्कर्स असेंबली वेर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी फैक्ट्री इन विच वर्कर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर एपेक्स सिटी लेवल वर्कर्स असेंबली। दिस असेंबली वेयर कॉल्ड सोवियट्स, रशियन वर्ड सिमिलर टू पंचायत। तो यहाँ पे जो वर्कर्स थे, जो फैक्ट्रीज थी, वहाँ पे भी वर्कर्स ने अपनी असेंबली बनाना चालू कर दी। वहाँ पे अपने एक प्रतिनिधि चूज़ करते थे, अपना एक लीडर चूज़ करते थे। जो सिटी लेवल की जो वर्कर्स असेंबली होती थी, जब पेट्रोग्राड में जो सोवियत होता था, ठीक है, यूनियन होता था, वहाँ वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे। तो सोवियत जो है एक वर्ड है, जैसे काउंसिल के लिए इंग्लिश वर्ड जो है काउंसिल हम बोल सकते हैं, रशियन वर्ड है सोवियत, लेकिन हम इंग्लिश में इसे काउंसिल कह सकते हैं। और ये जो हमारा जो अगर हम इंडियन लैंग्वेज में बोले, जो हमारा जो पंचायत होता है ना, उस तरीके का ये ग्रुप फॉर्म कर रहे थे। द फैक्ट्री सोवियंस टुक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ देयर फैक्ट्रीज फ्रॉम द ओनर्स, टेकिंग ऑल डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग। और ये जो फैक्ट्री सोवियंस थे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये इतना बड़ा हो चुका था कि उन्होंने जो मैनेजमेंट है फैक्ट्रीज का वो अपने अधीन में कर लिया था। अब जितना भी जो वर्क है, मैनेजमेंट है फैक्ट्रीज का, वो ये यूनियन के द्वारा किया जाता था। तो सारे जो डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशन है वो इनके द्वारा किए जाते थे। ओनर सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए होता था, बाकी डिसीजन इनके हाथ में रहता था। तो यहाँ पे फोटो दी गई है जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय रशियन वुमेन इन फरवरी 1970। तो ये वुमेन्स डे वाला मार्च है। द वुमेन टुक लुक हैप्पी, वाई डू यू थिंक दे आर हैप्पी। तो ये यहाँ पे बहुत खुश दिख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये क्यों इतने हैप्पी हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे एक और है, मीटिंग ऑफ सोवियत इन फैक्ट्री इन 1970 में एक सोवियत की, देखिए कितनी भीड़ है। तो यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है। देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव expected voice the views of the factory Soviet in city Soviet which came to be known as Petrograd Soviet। जैसे कि मैंने बताया कि इनका पूरा जो एक यूनियन था, अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग सोवियंस थे, और इनका पूरा एक मतलब जब वो इकट्ठा होते थे, एक पर्टिकुलर मतलब एक हेड सोवियत हुआ करता था, इसे जिसे क्या कहा जाता है, पेट्रोग्राड सोवियत। तो ये जब पेट्रोग्राड सोवियत की मीटिंग होती थी, तो सारे जो फैक्ट्रीज है उसके रिप्रेजेंटेटिव इस पेट्रोग्राड सोवियत के मेंबर्स होते थे, वो जब भी मीटिंग होती थी उसको अटेंड करते थे। और अगर जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने चूज़ किए हैं, हर एक फैक्ट्री में जो रिप्रेजेंटेटिव है सोवियत का, उसको चूज़ किया गया है, इफ़ दे फेल टू डू सो they could be recalled another representative elected in their place। और अगर वो अपने जो फैक्ट्री है, जो अपने यूनियन है, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पे क्या होता था, उनको हटा दिया जाता था। रिकॉल करना मतलब हटा देना, और अदर जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको ले लिया जाता था। द सोल्जर्स टू फॉर्म देयर सोवियंस इन देयर यूनिट्स, टेकिंग कंट्रोल ओवर फ्रॉम और देयर ऑफिसर्स और फोर्सिंग देम टू एक्ट ऑन देयर ऑर्डर्स। तो वैसे ही जो सोल्जर्स हैं उन्होंने भी सोवियंस बनाना चालू किया, काउंसिल बनाना चालू किया, और सारे जो डिसीजंस है वो अपने अंडर में ले लिए। तो उनके जो ऑफिसर्स थे उनको वो फोर्स करते थे कि वो उनके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग
एक्ट करें। वैसे ही पीसेंट्स हैं, उन्होंने भी सोवियंस बनाना चालू कर दिए विलेजेस में। तो वहाँ पे वो क्या करना चालू कर दिया, उन्होंने शॉप्स वगैरह को लूट करना चालू कर दिया, और जो पैट्रियल हाउसेस है ओनर्स के, उसको उन्होंने लूटना चालू कर दिया, वहाँ पे कब्जा करना चालू किया। पैट्रियल मतलब जैसे एक शाही जो घर होता है ना, बड़े बड़े घर, उसे कहा जा रहा है। तो विद इन डेज सार वाज स्ट्राइप्ड ऑफ ऑल पावर्स एज द पीपल इन ऑल द सेक्टर टू ओवर कंट्रोल through the Soviet. In this way, the power structure of the Czarist regime was dismantled with the people taking power in their hands. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो सार की जो पावर थी, ठीक है, जो सार की जो पावर थी वो उसके हाथ से फिसलती जा रही थी, हटते जा रही थी। और सारे जो डिफरेंट सेक्टर्स है, जैसे कि हमने देखा वुमेन्स ने अपने ग्रुप्स बना लिए, फैक्ट्री वर्कर्स ने अपने ग्रुप बना लिए, वो सोल्जर्स ने अपने सोवियंस बना लिए, पीसेंट्स ने अपने सोवियंस बना लिए। तो हर एक सेक्टर्स में अपने अपने सोवियंस उन्होंने बना के रखे थे। तो इसके कारण जो है जो पावर स्ट्रक्चर था तो सरेंज की जो गवर्नमेंट का, वो क्या होते जा रहा था, धीरे धीरे डिसमेंटल होते जा रहा था, खत्म होते जा रहा था, और लोग जो है ये पूरी कंट्री में अपने अपने अधीन करते जा रहे थे। तो एक मीटिंग है पेट्रोग्रेड सोवियत की मार्च 1917। उसके बाद है हमको देखना है एबिडिक्शन ऑफ सार। तो सार को कैसे हटा दिया गया उसके बारे में हमको देखना है। सीइंग द मूड ऑफ द पीपल एंड द प्रेशर फ्रॉम द पेट्रोग्रेड सोवियत, डूमा अर्ज सार टू एबिडिकेट एंड अलाउ इट टू कंस्टिट्यूट अ न्यू कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये देखा लोगों की क्या स्थिति परिस्थिति है, लोगों का मूड देखा, प्रेशर देखा कि सोवियत यूनियन से डूमा, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव का जो ग्रुप था, उन्होंने क्या क्या अर्ज किया, क्या बोला, सार से अर्ज किया, उनको विरोध, उसके अनुरोध किया कि सार को कि आप हट जाइए, ठीक है, अपना इस्तीफा दे दीजिए और अलाउ कीजिए एक नई कैबिनेट मिनिस्टर्स का के फॉर्मेशन का। द रेबिलियन हैड नाउ स्प्रेड टू सार्स आर्मी। फेस्ड विद दिस सिचुएशन द सार वाज फोर्स्ड टू एविक्ट ऑन मार्च 2 1917। तो मार्च 2 मतलब हम 13 डेज ऐड करेंगे तो मार्च 15 मॉडर्न डे का कैलेंडर में। द चेन ऑफ इवेंट लीडिंग टू अप टू द एबिडिक्शन इज कॉल्ड फेब्रुअरी लिबरेशन। तो यहाँ पे ये सिचुएशन हो गई कि सार की आर्मी भी उसके क्या हो गई, विरोध में आ गई। रेबिलियन मतलब विरोध में आ गई। तो ये सिचुएशन को देख के जो सार है उसको क्या किया करना पड़ गया, उसको हटना पड़ गया अपने पद से। कब, मार्च 2 1917 में। अगर हमारे कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो ये कब इवेंट हुआ था, मार्च 15 मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से। तो ये जो मार्च 2 1917 तक का जो समय है, जब जो ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हमने अभी देखा, इसे क्या कहा जाता है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कहा जाता है। The Duma members, largely belonging to the middle class, choose a ministerial cabinet to choose a provisional government. This was seen as an interim management because people wanted to elect a constitutional assembly by universal suffrage that would legally constitute a permanent government. तो Duma members जो हैं, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स उन्होंने, और एक प्रोविजनल मतलब अस्थायी गवर्नमेंट, मतलब एक उस समय के लिए गवर्नमेंट बनाई। और ये देखा ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये जो टेम्पररी गवर्नमेंट है, वो लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या देना चाहती थी, यूनिवर्सल सफरेज के द्वारा जो है परमानेंट गवर्नमेंट बनाना चाहती थी। यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है, जहाँ पे हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है, ये चाहती थी कि लोग अपने प्रतिनिधि चूज करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए और एक परमानेंट गवर्नमेंट फॉर्म करें। द इंटरिम गवर्नमेंट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सोवियत विच कंट्रोल एवरी सेक्टर एंड रीजन। एट दैट टाइम द लीडर ऑफ द पेट्रोग्रेड सोवियत वाज लार्जली इन द हैंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थ्री फोर सोशल पार्टीज। तो ये जो टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी थी, वो टोटली जो है सोवियंस के ऊपर डिपेंडेंट थी, जो कि हर एक सेक्टर जो है और हर एक रीजन को कंट्रोल करती थी। अभी हमने देखा हर एक सेक्टर में अपने सोवियंस बना लिए थे, और इस समय जो लीडर्स थे जो पेट्रोग्रेड सोवियंस के, उनके हाथ में था कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे, 3-4 जो सोशलिस्ट पार्टीज थी, उनके हाथ में थे। तो दे बिलीव दैट द मिडिल क्लास शुड प्रोवाइड द लीडरशिप ऑफ द रेवोल्यूशन, सो दे ब्रिंग डेमोक्रेसी एंड मेंटेन पीस to the nation and institute land reforms. They believe the role of the Soviets was to ensure that middle class did not shrink its responsibility and remain in the vanguard of the revolution. This role was also to prevent the outside rulers from returning to power. अब ये जो सोवियंस थे, ये चाहते थे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, वो क्या करें, जो लैंड है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करें, जो लोगों की डिमांड है उसको फॉलो हो, और साथ ही साथ वो अपनी पावर को कभी भी कम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा सिचुएशन में जो हटा दिए गए जो रूलर्स है वो वापस पावर में आ जाएंगे। इट सून बिकेम क्लियर दैट द प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज नॉट
सीरियस अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स एंड नॉट फेवरिंग कंटिन्यूइंग द वॉर। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट हमने देखा ना, ये जो डूमा के जो मेंबर्स जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे थे, तो ये बिल्कुल सीरियस नहीं थे, ये नहीं चाहते थे कभी भी कि डेमोक्रेसी आए, यूनिवर्सल सफ्रेज मिले, एक टेम्पररी परमानेंट गवर्नमेंट मिले, क्योंकि ऐसा करने से उनको लैंड रिफॉर्म्स लेके आना पड़ेगा, इसलिए वो लैंड रिफॉर्म्स लेके आना पड़ेगा। और ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, ये बिल्कुल मतलब लैंड रिफॉर्म्स जो है वो वाले पार्ट को नहीं वो करना चाहती थी, और वॉर एंड करना चाहती थी। ठीक है, जो सोवियत जो यूनियन है वो सॉरी जो सोवियत के जो लोग हैं, ठीक है, जो काउंसिल के जो लोग हैं, वो चाहते थे कि वॉर एंड हो जाए, लेकिन जो ये इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वॉर एंड हो जाए। तो इससे ये क्लियर था कि ये बिल्कुल जो ये ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है फूड सप्लाईज का, जिसको भी रोकने में सम्मत नहीं थी। तो ये क्लियर था कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है क्या क्या नहीं कर पा रही है। फर्स्ट, ये लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर पा रही है, ये वॉर को नहीं रोक पा रही है, उसके साथ जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है फूड सप्लाईज का, उसको भी नहीं रोक पा रही है। इट मेल ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सक्यूजेस टू डिले द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और हर तरीके के एक्सक्यूजेस लेके आ रही है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ना बन पाए। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी तो इनका जो पावर है वो खत्म हो जाएगा, इनका जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिल्कुल नहीं बनने देने चाह रही थी, वो डीले करते जा रही थी। एज मैटर केम टू द हेड, द कम्युनिस्ट पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर लेनिन began a public campaign against the interim government, inciting the workers and soldiers to rebel against it. अब ये जो मैटर्स है, जब ये हेड जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के, इनका नाम क्या था, लीडरशिप, ठीक है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इनके लीडर कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, इनके पास ये सारी मैटर्स आए कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट्स हैं, वो ये सारे पॉइंट्स को क्लियर नहीं कर रही है। तो लेनिन ने क्या किया कि उन्होंने वर्कर्स और सोल्जर्स को क्या किया, अब आप इनका विरोध करना चालू कर दिए, इंसाइट करना, उकसाना। ठीक है, इंसाइट करना मतलब, इंसाइटिंग मतलब उकसाना। तो लेनिन बिलीव्ड दैट रशियन मिडिल क्लास वाज टू वीक एंड इनकेपेबल टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन द कंट्री और रिटर्निंग द लैंड टू द पीसेंट्स। तो उन्होंने, लेनिन ने क्या बिलोंग किया, जो डूमा के जो मेंबर्स कौन थे, जो मोस्टली मिडिल क्लास लोग थे। तो मिडिल क्लास जो है वो क्या है, वीक है। ठीक है, अभी उतनी सक्षम नहीं है, इतनी सक्षम नहीं है कि वो कंट्री में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर सके और जो लैंड्स जो पीसेंट्स हैं उनको वापस दे सके। ही बिलीव द सोवियंस विच कंस्टिट्यूट द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री शुड साइज द पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो वो उनका मानना क्या था, लेनिन का मानना क्या था, जो सोवियंस है उनके पास ही रियल स्ट्रेंथ है पूरी कंट्री का, तो वही जो है वो पावर अगर ले ले अपने हाथों में अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो सारी जो डेमोक्रेसी वाला जो पार्ट है, जो लैंड रिफॉर्म्स वाला जो पार्ट है, ब्लैक मार्केटिंग वाला पार्ट है, ये सारी चीज़ों को डील कर पाएगी। The workers and soldiers were initially not in favor of such a action, but with the ineffectiveness of the interim government began to more apparent and specter of defeat in the war faced the nation, they began to accept the communist line of reasoning. तो इनिशियली जो है, जो वर्कर्स और सोल्जर्स जो है, इनिशियली मतलब शुरुआती तौर में जो वर्कर्स और जो सोल्जर्स है वो बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे कि उनको इस तरीके के एक्शन लेना चाहिए, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो टेम्परेरी गवर्नमेंट है, उसको हटा देना चाहिए। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि बार बार जो है कंट्री जो है वॉर में हार रही है, कंट्री की सिचुएशन खराब हो रही है, इस तब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो लाइंस था रीजनिंग का, उसको। वी हैव सीन अर्लियर दैट हाउ रशियन पीसेंट वर्कर्स had came together because of the common problem, so it was natural for them to have a shared understanding to fight for their rights. तो अभी हमने देखा, इससे पहले देखा जो रशिया के जो पीसेंट्स थे, वर्कर्स थे, सोल्जर्स थे, उनकी सारी जो लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स क्या थी, कॉमन थी, और इसलिए वो नेचुरली वो बिलीव करते थे कि उनके जो प्रॉब्लम्स है वो एक है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी एक है, और उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। ऑन अक्टूबर 25, 1917, Petrograd Soviet under the leadership of Communist Party toppled the interim government and set up a revolutionary government. The next day, Lenin proclaimed the formation of new government before an all-Russian Congress of Soviets and make two important announcement. देखिए अब अक्टूबर 25, 1917, ठीक है, अगर हम हमारे कैलेंडर के हिसाब से देखें तो नवंबर 7, तो पेट्रोग्राड सोवियत जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ
जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने क्या किया, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको टॉपल कर दिया, मतलब हटा दिया, और एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट उन्होंने फाइन किया। तो उसके नेक्स्ट डे लेनिन ने क्या प्रोक्लेम किया कि ये जो फॉर्मेशन है न्यू गवर्नमेंट का, उसको ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियत है उसके सामने उन्होंने प्रस्तावित किया, और दो अनाउंसमेंट उन्होंने बताए। तो फर्स्ट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ आर्मीसाइड एंड अपील फॉर डेमोक्रेसी पीस। तो पहला क्या था कि अब जो है आर्मीसाइड मतलब युद्ध में विराम लगा दिया जाए। तो पहला क्या किया उन्होंने कि ये डिक्लेयर किया कि वो युद्ध में विराम होना चाहिए, और अपील क्या किया कि डेमोक्रेटिक पीस होना चाहिए, डिग्री ऑफ पीस कहा जाता है। और सेकंड क्या था, वाज डिसीजन टू नेशनलाइज द लैंड। और सेकंड डिसीजन क्या था कि नेशनलाइज किया गया जाए, जो भी लैंडलॉर्ड्स के पास है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया जाए पीसेंट्स को। द पीसेंट कम्युनिटी इन एवरी विलेज वर ऑथराइज्ड टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड अमंग द कल्टिवेटर्स। एट द सेम टाइम वर्कर्स कम्युनिटी वर ऑथराइज्ड टू रन द फैक्ट्रीज। अब यहाँ पे पीसेंट की जो कम्युनिटीज है, हर एक विलेज में उनको क्या ऑथराइज किया कि जो भी लैंड ओनर्स के पास है उसको, जो कल्टिवेटर्स है, पीसेंट्स है, उनको बांट दिया जाए। और उसके साथ साथ जो वर्कर्स की जो कम्युनिटी है उनको ऑथराइज किया गया आप फैक्ट्रीज आप अपने मर्जी के हिसाब से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रन करें। तो विद इन डेज ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी एंड पुलिस वेयर डिसमेंटल एंड द सोवियत टुक ओवर द रिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। और कुछ ही दिन में जो ये पुराना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ये जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो ऑफिसर्स लेवल्स में जो चली आ रही थी, और पुलिस, उसको सबको डिसमेंटल कर दिया गया, हटा दिया गया, और सोवियंस ने पूरे गवर्नमेंट में कंट्रोल कर दिया। द सोवियन गवर्नमेंट सॉट टू इंश्योर ऑल द पीपल लिविंग इन सिटीज गॉट फूड एंड अकोमोडेशन। तो ये जो सोवियन गवर्नमेंट था ये इंश्योर कर रही थी कि जितने भी लोग हैं जो सिटीज़ में रह रहे हैं उनको फूड मिल सके और एकोमोडेशन रहने के लिए जगह मिल सके। रशिया ऑल्सो अनाउंस दैट ऑल नेशन एनेक्स बाय रशियन एम्पायर अंडर द सार्स regime were now free and could decide themselves whether they would like to remain in the Soviet state or become independent nation. Finland, Latvia, Estonia, Ukraine एंड अदर कंट्रीज दस गेन फ्रीडम। और रशिया ने ये भी अनाउंस किया कि जितने भी नेशन जो है रशिया के अंडर में है उनको, रशिया के एम्पायर में है, जो सार के समय में हथियार लिए गए थे, अब उनको क्या कर दिया जा रहा है, फ्री कर दिया जा रहा है। और वो उनकी मर्जी है, जितने भी स्टेट है उनकी मर्जी है, वो सोवियत स्टेट में रहना चाहते हैं या तो फिर इंडिपेंडेंट स्टेट बन के रहना चाहते हैं। तो इसमें फिनलैंड, लतविया, इस्टोनिया, यूरोपियन और कुछ और कंट्रीज उन्होंने क्या कर दिया, फ्रीडम गेन कर लिया, और वो रशिया सोवियत यूनियन के साथ नहीं आए। However, none of the warring nations paid heed to Russia's appeal for world peace and continued fighting their war. For this part, Russia withdrew from the war after signing an agreement with Germany in March 1918, but the country had a cede of significant portion of its territory to Germany under this treaty. तो हाँ, बहुत मतलब ये जो जितने भी वॉरिंग नेशन मतलब जितने भी नेशंस जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें रशिया था, जर्मनी था, फ्रांस था, इसने रशिया की जो अपील थी, और भी कई कंट्रीज थे, तो रशिया की जो अपील थी कि अब हमको जो है शांति बना लेना चाहिए और वॉर को एंड कर देना चाहिए, उसकी बात को उन्होंने नहीं माना। तो रशिया ने क्या कर दिया, वॉर से क्या कर दिया, हाथ छोड़ दिया, मतलब वॉर से विड्रॉ कर दिया। एक एग्रीमेंट साइन किया जर्मनी के साथ में मार्च 1918। लेकिन कंट्री ने ये डिसाइड किया कि जो कुछ पोर्शन जो है रशिया का वो जर्मनी को देगा इस एग्रीमेंट, इस ट्रीटी के थ्रू। The landed gentry and army general incited a civil war against the new government from 1918 to 1920 and gained the support of Britain, France, America and other countries. तो ये जो जेंट्री है, आर्मी जनरल से ये जो सिविल वॉर है, एक नया गवर्नमेंट जो है 1918 से 1922, तो इनको सपोर्ट मिला ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और अदर कंट्रीज़ का। तो ये जो 10 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने क्या किया कि ये जो कम्युनिज्म वाली जो पार्ट है वो यूरोप में ना फैल जाए, इसलिए इन्होंने हाथ छोड़ दिया यहाँ से। तो रशियन गवर्नमेंट जो है फाइनली डिफीटेड इंटरनल ऑपोजिशन टू इट्स रूल बाय इन 1922। बाय देन मैनी ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द फॉर्मर रशियन एम्पायर डिसाइडेड टू अलाइन विद रशिया टू फॉर्म सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक।
तो ये जो चल रहा था ना, तो इसमें कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो है, न्यूली इंडिपेंडेंट फॉर्म कंट्रीज़ जो हैं वो रशियन एम्पायर के साथ आई, और एक सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक USSR पहले इसे कहा जाता था, वो फॉर्म किया। तो अब आगे जो हमको स्टैलिन के बारे में और बहुत सारे पॉइंट्स हमको डिस्कस करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया कि तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।